हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डाउट एक्सपर्ट। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में जो चैप्टर 12 था इलेक्ट्रिसिटी, उसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया था। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 12 को ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो पूरा उस क्लास में नहीं हो पाया था, तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि जो बच्चों ने पुरानी क्लास देख ली है उन्होंने देखा होगा कि उस क्लास में हमने ओम्स लॉ, अमीटर, वोल्ट मीटर, सर्किट डायग्राम और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट सब कुछ डिस्कस कर लिया था, जो हमारे चैप्टर के लिए आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बेसिक था। अब हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ओम्स लॉ जैसा हमने लास्ट क्लास में देख ली थी, बट एक क्विक रिवीजन करते हुए मैं फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ। ओम्स लॉ क्या कहता था? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि क्या बोला था ओम्स लॉ ने कि जो आपकी पोटेंशियल है वो किसके है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के। यानी कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ये स्टेटमेंट आया था हमारा ओम्स लॉ से। जब हमने कांस्टेंट को हटाया था, अगर आप ऐसे देखें v अपॉन आई इज इक्वल टू आ रहा था कांस्टेंट, कांस्टेंट आ रहा था। और ये जो कांस्टेंट था इसको हटा के एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था, डेट इज आर। आर मतलब रेसिस्टेंस। डिटेल में हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पूरा समझा दिया है। दिस इज अ क्विक रिवीजन। तो ये रेसिस्टेंस टर्म वहां से हमारी जनरेट आई थी। अब उसके बाद एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया था हमने ओम्स लॉ का, कि ओम्स लॉ जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो एक हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, और स्ट्रेट लाइन जो होती है वो ये देखिए, तो ये जो रेसिस्टेंस हम इससे कैलकुलेट करेंगे वो हर पॉइंट पे आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया था। फिर अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या थी? वोल्ट पर एम्पियर, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर, या फिर हम कह सकते हैं इसको नाम दिया गया था ओम। किसकी है ये एसआई यूनिट? रेसिस्टेंस आर की। एंड दिस इज द सिंबल। ये क्या है? सिंबल है। 1 ओम को भी हमने डिस्क्राइब कर दिया था, उसको भी डिफाइन कर लिया था, और आपसे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे इससे रिलेटेड, और कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जिनके आंसर आई होप सबको आ गए होंगे, और अगर आपको नहीं आए हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। क्लियर है? अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे हम इस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं कि ओम्स लॉ के बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो टॉपिक है आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे, वो है फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। हमने देख लिया कि रेसिस्टेंस तो आ गया है हमारे उसमें, लेकिन ये जो किस किन फैक्टर पे जो हमारा रेसिस्टेंस है वो डिपेंड करता है, ये भी स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी हमने जो पिछले कुछ ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखे हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के, तो इसमें से काफी क्वेश्चन बने हैं। ओम्स लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी ही पूरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो वो किस किस पे डिपेंड करता है ये हमें देखना है, कि वो डायरेक्टली जो है रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के। अगर ये हमारा कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, वो वायर है या कुछ है, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो जो इसका अगर हम देखें, ये कोई क्रॉस सेक्शन है जिसका एरिया है ए, दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर, एल इज द लेंथ ऑफ द वायर, एंड ए इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो अगर हम देखें रेसिस्टेंस आर हमारा रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की जो लेंथ होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ and inversely proportional to the area of cross section. Inversely proportional to the area of cross section. area of cross section के क्या होगा? Inversely proportional हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया है। तो आर हमने इसी से हमारी डेफिनेशन ड्राइव हो रही है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? कि अगर आप लेंथ को इंक्रीज करेंगे, अगर लेंथ हमारी इंक्रीज होती है तो रेसिस्टेंस भी डेफिनेटली इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आप एरिया को इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस क्या होगा? कम होगा।
रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनवर्स प्रोपोर्शन है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। अब हम इनको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय ए। L बाय ए आ गया। अब जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी को जब हम प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाते हैं, है ना, तो क्या आएगा, मैं लिख देती हूँ क्योंकि ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो जब हम ये हटाएंगे तो R इज इक्वल टू हमें कांस्टेंट मिलेगा रो L बाय ए। क्या मिला, रो। ये हमारा फॉर्मूला एक जनरेट हुआ। तो रोहो क्या है, रोहो इज द रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी, जो रेसिस्टिविटी होती है किसी भी कंडक्टर की, ये हमारी क्या है, रोहो है। तो R इज इक्वल टू रोहो अब L बाय ए। L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, A इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर एंड रो इज द रेसिस्टिविटी। ठीक है, आई डोंट थिंक आपको इसमें कोई डाउट आ रहा होगा। अगर अब हमें पता लग गया कि रेसिस्टेंस किस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और एरिया पे, और ये अभी न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको समझ में आएगा कैसे। इससे पहले हम देख लेते हैं, ये रो हमारा नया टर्म आया, तो अब हम यूनिट ड्राइव करेंगे, यूनिट ऑफ रो। तो आप यहाँ पे देखिए, रो की यूनिट ड्राइव करने के लिए उसका फॉर्मूला हमें रिवर्स करना पड़ेगा। R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए है, तो रो इज इक्वल टू R A बाय L, ये आ गया। अब हम यूनिट की बात करें एसआई सिस्टम में, तो रो इज इक्वल टू R की यूनिट क्या आती है, ओम, और A की यूनिट क्या है, या तो मीटर स्क्वायर होगी या सेंटीमीटर, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसमें ले रहे हैं एसआई सिस्टम में, इसलिए हमने मीटर स्क्वायर ले लिया। और लेंथ की यूनिट क्या होती है, एम, मीटर होती है ना। एसआई यूनिट में एम से एम कैंसिल हो गया, एक एम कैंसिल हो गया, क्या बचा, रो मीटर। तो अगर हम बात करें यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज में भी पूछी जाती हैं, इज रोहो मीटर, इज ओम मीटर। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, क्या होगी, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज, रेसिस्टिविटी मतलब रोहो, इज ओम मीटर। ठीक, ये आपकी यूनिट हो गई है रेसिस्टिविटी की। तो रेसिस्टिविटी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे रेसिस्टेंस को मतलब बताता है कि रेसिस्टेंस जो है, जितनी रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी किसी भी चीज की, किसी भी कंडक्टर की, उसका रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, ये आप मान के चलिए, है ना। जो मेटल्स होते हैं या फिर अलॉयज होते हैं, उनकी रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है ना। अगर ये जो मेटल्स हैं या अलॉयज हैं, इनकी जो रेसिस्टिविटी होती है, रेसिस्टिविटी लो होती है। अगर रेसिस्टिविटी लो है तो रेसिस्टेंस भी लो होगा, और जब रेसिस्टेंस लो होगा यानी कि उसमें कोई भी अपोज नहीं होगा, तभी तो करंट उसमें क्या होगा, ज्यादा फ्लो होगा। तो जो करंट का फ्लो होता है मेटल्स में, वो हाई रहता है, मतलब ज्यादा रहता है। और तभी जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर होते हैं मेटल, इसी वजह से, क्योंकि उनमें रेसिस्टेंस कम, रेसिस्टिविटी कम, रेसिस्टिविटी कम तो रेसिस्टेंस कम, और रेसिस्टेंस कम तो क्या हो रहा है, करंट ज्यादा है। मैं एक आपको ऐसे समझा देती हूँ कि रेसिस्टिविटी इसकी कम है मेटल्स की, तो इसकी वजह से रेसिस्टेंस भी कम होगा, तो इसकी वजह से करंट क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसकी वजह से गुड कंडक्टर होंगे। समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है। अगर हम इसकी बात करें, इनकी जो रेसिस्टिविटी होती है ना, वो एलॉयज और मेटल की 10 की पावर -8 रोहोमीटर से लगभग 10 की पावर -6 रोहोमीटर तक होती है। इनकी जो रेंज होती है, किसके लिए, मेटल्स या फिर अलॉय के लिए। देख रहे हैं आप, 10 की पावर -8 रोमीटर, यानी कि बहुत ज्यादा कम है। तो जब रेसिस्टिविटी कम हो गई है तो रेसिस्टेंस भी कम हो जाएगा। यहां से आपसे एक क्वेश्चन बनता है जो आप प्रॉपरली डिफाइन करेंगे, वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑलरेडी मैंने इसको डिफाइन कर दिया है, आपको अच्छे से समझा दिया है। अब आप मुझे इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अपने वर्ड्स में लिखकर बताएंगे। दिस इज योर होमवर्क। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पर आप अपने आंसर लिख के भेज सकते हैं। दूसरा, जो बच्चे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, अगर अब हम बात करें, ये तो हो गया इसकी बात। अब क्वेश्चन दूसरा ये आता है कि जो इंसुलेटर्स होते हैं, है ना, यहीं पे मैं क्वेश्चन दूसरा मेंशन कर देती हूँ, व्हाई
इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इंसुलेटर्स होते हैं वो बैड कंडक्टर क्यों होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है। ठीक, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ जिससे आपको डाउट ना आए। जो इंसुलेटर्स होते हैं अगर हम इनकी बात करें तो जो इनकी रेसिस्टिविटी होती है, रेसिस्टिविटी की रेंज जो होती है वो लगभग 10 की पावर 12 ओम मीटर से 10 की पावर 17 ओम मीटर तक हो, सॉरी, देख रहे हैं आप कितनी ज्यादा रेसिस्टिविटी है, 10 की पावर 12, बहुत ही ज्यादा रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है। तो जब रेसिस्टिविटी हाई होगी तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, हाई होगा। और अगर रेसिस्टेंस हाई होगा तो करंट क्या होगा, रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक अपोज है। जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है किसी भी सर्किट में, किसी भी वायर में, तो उसको जो चीज अपोज करती है, कोई ना कोई चीज उसमें है, ये हमने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि जब करंट फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो होता है, तो जो रेसिस्टेंस है उसे अपोज करता है। तो जब रेसिस्टेंस हाई है तो उसका अपोज भी हाई होगा, हाई होने की वजह से करंट कम फ्लो होगा। खुद ही सोचिए, किसी चीज को बहुत ज्यादा रोका जा रहा है फ्लो होने से तो वो कम ही फ्लो होगी। तो जब करंट फ्लो कम होगा तो वो क्या हो जाएंगे, बैड कंडक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर हो जाएंगे। जिसमें करंट हाई फ्लो होता है वो ही गुड कंडक्टर होते हैं। तो आपको यहीं से आंसर मिल गया है कि वाई इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पज। कई बार आपसे एमसीक्यूज में जो रेसिस्टिविटी की रेंज पूछी जाती है अलॉयज की या फिर मेटल्स की और इंसुलेटर्स की, कई बार इसको कंडक्टर भी लिख के आ जाता है, तो इन सब की रेंज या फिर इंसुलेटर्स की। तो इंसुलेटर्स की रेंज अभी हमने जस्ट बताई, 10 की पावर 12 ओम मीटर से 10 की पावर 17 ओम मीटर। और अगर हम इसकी बात करें अलॉयज की तो ये होगी 10 की पावर -8 मीटर ओम मीटर से 10 की पावर -6 ओम मीटर है। तो ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये याद रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर, ओके, कोई डाउट इसमें तो नहीं है, नहीं। तो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रेसिस्टेंस का आपके पास ड्राइव हो चुका है, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अब यहां से आपके बनते हैं न्यूमेरिकल्स। क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12.3, जो बच्चे बुक ओपन करके बैठे हुए हैं वो अपनी बुक में देख ले, अदरवाइज मैं यहाँ आपको बता ही रही हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200। यानी कि चलिए लिख ही देती हूं, हाउ मच करंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, एन विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स। सोर्स कितना है, 220 वोल्ट का है ना। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200, रेसिस्टेंस दे रखा है 1200 ओम। जो बल्ब का फिलामेंट है उसका रेसिस्टेंस है 1200 ओम और वोल्टेज हो रही है 220 वोल्ट। अब वो पूछ रहा है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द हीटर इज, ये चलो इसका बी पार्ट है, पहले हम ए पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। इन्होंने करंट पूछा है, वी हमें दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक, आर दिया हुआ है 1200 ओम, हमसे पूछा गया है करंट। सिंपली हम इसमें कौन सी लॉ लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। कौन सी लॉ लगेगी, ओम्स लॉ। क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हम आपको अच्छे से डिफाइन कर चुके हैं। I हमें कैलकुलेट करना है तो I इज इक्वल्स टू V बाय R। V हमें 220 वोल्ट दिया हुआ है और R दिया हुआ है 1200। जीरो से हमारा जीरो कट हो चुका है। तो ये जो हमारा करंट है यहां से वो निकल के आएगा 0.18 एम्पियर। कितना करंट आ रहा है, एम्पियर करंट की यूनिट है। I इज इक्वल्स टू 0.18 एम्पियर। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। एक बार आप दोबारा से इसको देख लीजिए। फिर इन्होंने सेकंड पार्ट, इसका एक बी पार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में ही, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट। अगर V 220 वोल्ट है और जो रेसिस्टेंस है इस बार हीटर कॉइल की वो है 100 ओम,
तो इस बार ये कितना करंट ड्रॉ करेगा, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। अभी मैंने डिफाइन किया है और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बिकॉज एनसीईआरटी का है, हम ट्राई कर रहे हैं कि एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स इसमें कवर करें। तो क्या है फॉर्मूला आपके पास फिर से है, I इज इक्वल टू वी बाय आर है। सिंपली आपको सारे जो चीज दी गई है वो पुट करनी है और I कैलकुलेट करके एम्पियर में इसकी यूनिट है यहाँ पे मुझे बताना है। ठीक है, जिसका आंसर देखते हैं किसको समझ में आया, किसका आंसर बिल्कुल सही जाता है। क्लियर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12.4। 12.4 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हम इसको भी बताएंगे। क्या कहता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। एक इलेक्ट्रिक हीटर दिया हुआ है, ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। उसके दोनों टर्मिनल पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 60 वोल्ट है। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट 4 एम्पियर। कितना है, 4 एम्पियर। कहां से, सोर्स से करंट ड्रॉ कर रहा है 4 एम्पियर। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ, व्हाट, देखो थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया, व्हाट करंट विल द हीटर, जो हीटर है अब वो कितना करंट ड्रॉ करेगा। ठीक है, कितना करंट ड्रॉ करेगा इफ पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंक्रीज कर दिया जा रहा है टू 120 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्मिनल है, इलेक्ट्रिक हीटर है। आप सपोज करिए ये आपका इलेक्ट्रिक हीटर है, इस पे 60 वोल्ट जब हमने लगाई तो वो 4 एम्पियर आपने यहाँ पे कनेक्ट किया वोल्टेज, ये लगाया आपने 60 वोल्ट का, तो जो करंट इसमें ड्रॉ हो रहा है वो हो रहा है 4 एम्पियर। अब वो आपसे ये पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अब अगर आपने जो पोटेंशियल है उसे 120 वोल्ट कर दिया, कितना कर दिया, 120 वोल्ट, तो आपको ये बताना है इस बार करंट कितना होगा। ठीक है, अब इस पूरे सर्किट में कॉइल तो हमारा जो हीटर है वो तो सेम है, ये इलेक्ट्रिक हीटर इस यहां भी था और इलेक्ट्रिक हीटर यहां भी, ये दोनों में इलेक्ट्रिक हीटर हमारा बिल्कुल सेम है। मैं लिख देती हूँ EH इलेक्ट्रिक हीटर। तो जब इलेक्ट्रिक हीटर डिवाइस हमारी सेम है तो उसका क्या सेम होगा, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस तो सेम ही होगा ना, वही डिवाइस है, उसे आप 60 वोल्ट पे लगा रहे हैं, उसे आप 120 वोल्ट पे लगा रहे हैं। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, डिवाइस हमारी सेम है, उसे एक बार 60 वोल्ट पे लगा दिया जा रहा है और एक बार 120 वोल्ट पे लगा दिया जा रहा है, बट डिवाइस चेंज नहीं हो रही है। जब डिवाइस चेंज नहीं हो रही है तो उसका रेसिस्टेंस भी नहीं चेंज होगा। तो अगर हम पहले वाले उसमें देखें जहां हमें V दे रखा है 60 वोल्ट एंड I दे रखा है 4 एम्पियर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि रेसिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। क्योंकि ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR होता है तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V बाय E, यानी कि 60 अपॉन में 4, कितना हो गया, 60 बाय 4 हो गया। तो अगर आप देखेंगे यहां से आपका रेसिस्टेंस कितना आ गया, 15 ओम, रेसिस्टेंस हो गया है 15 ओम। अब सेकंड केस में जब हमने 120 पे कनेक्ट किया तो रेसिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, है ना, रेसिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, 15 ओम पहले था, 15 ओम अब रहेगा। चेंज किस में आएगा, करंट में, क्योंकि वोल्टेज चेंज हो रही है। ठीक है, आपने ओम्स लॉ से पढ़ा था ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, अगर करंट हमारी वोल्टेज चेंज हो रही है तो करंट चेंज होगा, करंट चेंज हो रही है तो वोल्टेज चेंज होगा, और R हमारा सेम रहेगा। तो यही अब हम क्या करेंगे, जब हमारा V2 है 120 वोल्ट तो हमें I2 कैलकुलेट करना है। ठीक, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम यहाँ पे फिर से ओम्स लॉ लगाएंगे, तो ओम्स लॉ अगर हम लगाएंगे तो क्या कैलकुलेट करना है, I V इज इक्वल टू IR होता है, तो I2 इज इक्वल टू V2 अपॉन R, V2 इज 120 एंड R इज 15। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, कितना करंट आएगा, 8 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 8 एम्पियर। यानी कि अगर आप पोटेंशियल बढ़ा देते हैं, देखिए आप यहां से एक सिंपल सा ट्रिक और समझिए, पोटेंशियल को डबल किया, डबल किया पोटेंशियल को 60 से 120 कर दिया, तो करंट जो पहले 4 एम्पियर था वो 8 एम्पियर हो गया, यानी कि करंट भी क्या हो गया, डबल हो गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, जैसे ही पोटेंशियल को डबल किया गया करंट भी डबल हो गया। ठीक, अब हम, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको क्लियर करना जरूरी था। अब देखो जो इसमें एग्जांपल 12.5 है ये भी थोड़ा डिफरेंट है, इसको हम नहीं स्किप कर सकते, तो ये भी हम लेके चलेंगे। इसमें ये क्या कह रहा है, रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ, लिख देते हैं जो रेसिस्टेंस है मेटल वायर का
कोई एक मेटल वायर आपको दिया गया है जिसकी लेंथ हमें दी है, लेंथ कितनी है 1 मीटर, रेसिस्टेंस इज 26 ओम एट 20 डिग्री, टेम्परेचर भी इन्होंने मेंशन कर दिया है 20 डिग्री। इफ द डायामीटर, क्या दिया है डायामीटर, इफ द डायामीटर ऑफ द वायर, इसी वायर का, सेम वायर का जो डायामीटर है वो 0.3 है, मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो इन्होंने पूछा है कि व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी, रो आपसे पूछा है एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, सेम टेम्परेचर पे इन्होंने क्या पूछा है कि रेसिस्टिविटी क्या होगी। तो अगर आप देखें एल दिया हुआ है 1 मीटर, आर दिया हुआ है 26 ओम, और हमें दिया हुआ है डायामीटर, कितना दिया है डायामीटर, ये रहा 0.3 अगर हम फॉर्मूला देखें रेसिस्टिविटी का, तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, तो रो इज इक्वल टू क्या हो गया आर ए बाय एल। हमारे पास R है और L है लेकिन A नहीं है, ये भी कोई एक वायर है, इसकी हमारे पास लेंथ भी है और डायामीटर है, डायामीटर है लेकिन ए नहीं है, तो अब हम ए कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि डायामीटर हमें दिया हुआ है। तो एज कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो डायामीटर है, डायामीटर को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 0.3 इंटू 10 की पावर कितना 10 की पावर होता है, अगर आप इसको डायरेक्टली 1 mm जो है आपका किसमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारा आपके पास आ जाएगा 0.3 की हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, ये क्या आ गया है डायामीटर आ गया है। ठीक, अब ए क्या होता है, ए इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, होता है पाई आर स्क्वायर, और आर क्या होता है d/2 का स्क्वायर, है ना, रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है ना, दिस इज द, अगर हम इस क्रॉस सेक्शन की बात करें ये डायमीटर है, तो हमें रेडियस तो इसका हाफ लेना होता है ना, तो r इज इक्वल टू d/2, बेसिक मैथ्स है, आई डोंट थिंक 10th क्लास में है आप लोग कि किसी को ये नहीं पता होगा, सभी को ही पता है कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का हाफ होता है। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया का हमारा फॉर्मूला कैलकुलेट हो चुका है, इस उसमें रख देंगे रो इज इक्वल टू आर, एक ही जगह क्या रखेंगे पाई, वेट, पाई d/2 का होल स्क्वायर अपॉन एल, तो आर कितना दिया हुआ है, आर आप यहां से देखिए 26, अगर हम पाई की बात करें तो पाई की वैल्यू सबको पता होती है 3.14 होती है, 3.14, डी हमें दिया हुआ है 3 इंटू 10 की पावर -4, और इसका हमें क्या कर देना है स्क्वायर बाय 2 और इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। ठीक है, और उसके बाद एल हमें कितना दिया हुआ है 1, तो इससे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, एल हमें 1 दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इसको अपनी कैलकुलेशन में कर लेंगे 26 इंटू 3.14 इंटू 3 3 9 इंटू 10 की पावर -8, और अपॉन में आया है 2, 2 से आप इसे कट कर देंगे 2, ये हो गया। ठीक है, तो अब आप इसको जब पूरी कैलकुलेशन करके आएंगे तो आपके पास रो क्या निकलेगा 1.84 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, दिस इज जस्ट अ बेसिक कैलकुलेशन, आप 13 इंटू 3.14 इंटू 9 कर लीजिए, आपके पास ये कैलकुलेशन आ जाएगी। तो हमने रेसिस्टिविटी कैलकुलेट कर ली और टेम्परेचर हमारा सेम ही था एट 20 डिग्री सेल्सियस, जितना उसने क्वेश्चन में बोला था उतने पे ही हमें कैलकुलेट करनी थी। क्लियर है, रेसिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट आई थिंक अब आपको क्लियर हो ही गया होगा। इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपको 12.6 दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाऊंगी। अब 4 ओम रेसिस्टेंस, कितने ओम का रेसिस्टेंस है 4 ओम रेसिस्टेंस वायर है, उसको क्या कर दिया गया है इज डबल्ड, क्या किया गया है डबल्ड ऑन इट, उसको डबल कर दिया गया है। कैलकुलेट द न्यू रेसिस्टेंस, आपको नया रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है, क्या करना है कैलकुलेट द न्यू रेसिस्टेंस ऑफ वायर। ठीक है, अब आप समझिए कि जैसे ये 4 ओम का रेसिस्टेंस है, ये ये रेसिस्टेंस है 4 ओम का, इसको क्या कर दिया गया है डबल कर दिया गया है, तो जब हम इसको डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी, अब हम इसको ऐसे करके डबल कर देते हैं, है ना,
डबल कर दिया तो इसकी लेंथ क्या हो गई, आर है हमारा 4 ओम। अगर हम देखें आर डैश हो गया है 2r, डबल कर दिया गया है। तो जो एल डैश होगा, लेंथ कितनी हो गई है, हाफ हो गई है, पहले से कितनी हो गई है, हाफ। और अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो जो एरिया पहले इतना था अब आप देख रहे हैं इतना हो गया है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो गया है, डबल हो गया है, डबल हो गया। इसलिए आपको जैसे ही कोई ये डबल और ट्रिपल वाली चीजें आती हैं, तुरंत सबसे पहले नोटिस करना है कि लेंथ डबल हो रही है, लेंथ हाफ हो रही है, या लेंथ के साथ क्या हो रहा है। फिर सेकंड आता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ क्या हो रहा है। अब इन्होंने आपका नया रेसिस्टेंस निकाला है। आप खुद समझ सकते हैं कि कोई भी एक वायर है, अगर आप उसको मोड़ के डबल कर रहे हैं तो लेंथ तो आधी होगी, लेंथ आधी होगी, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है न्यू रेसिस्टेंस। इस केस में रेसिस्टिविटी तो कांस्टेंट ही रहेगी, आर डैश आर के इक्वल ही रहे, रो डैश रो के ही इक्वल रहेगा, क्योंकि रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होती, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, इट इज ए कांस्टेंट फैक्टर। तो अब हमें नया रेसिस्टेंस निकालना है, आर डैश इज इक्वल्स टू डैश रो डैश एल डैश बाय ए डैश, ये हो गया। तो आर डैश इज इक्वल्स टू रो, एल डैश कितना हो रहा है, यहाँ पे देखो एल बाय 2, यहाँ पे आप रखेंगे एल बाय 2, और ए डैश कितना हो रहा है, 2a, कितना हो रहा है, 2a। क्लियर। यहां से हम देखेंगे रो एल अपॉन 4a, 4a हो गया। अब ये जो है ये क्या बन गया है, आर। तो आर बाय 4, जो रो डैश है वो कितना हो गया है, आर बाय 4। आर आपको कितना दिया हुआ था, आर दिया हुआ है 4 ओम, 4 ओम दिया हुआ है, तो आर डैश कितना हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू 4/4 यानी कि 1 ओम। आर डैश कितना हो गया, 1 ओम। देख रहे हैं कि जैसे ही आपने उसकी वायर को डबल किया, रेसिस्टेंस को डबल किया खींच के, तो जो उसका नया रेसिस्टेंस है वो कितना हो गया, 1 ओम हो गया। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे कई बार पूछे जाते हैं, बहुत से में, जैसे इसमें उन्होंने रेसिस्टेंस डबल कर दिया, कहीं लेंथ आधी कर देते हैं, कहीं एरिया आधा कर देते हैं। तो ये एनसीईआरटी में मेंशन है एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन बताती हूँ, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप कहीं भी आप मैसेज करके हमें आंसर बताएंगे। जो बच्चे नहीं है जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स जो भी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं XYZ, अगर वो सीबीएसई से हैं तो वो तुरंत उनको से शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो क्वेश्चन है हमारा है, ऑन व्हाट फैक्टर, on what factors does resistance of a conductor depend। जो कंडक्टर का रेसिस्टेंस है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये आपको बताना है। हम ऑलरेडी इसी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक ही नया स्टार्ट हुआ था वो यही हुआ था, राइट डाउन द मतलब फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। और ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में भी पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप मुझे इसको लिख के बताएंगे। इस क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे जो कॉम्बिनेशन है, रेसिस्टेंस ऑफ ए रेसिस्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, हीटिंग इफेक्ट, इसका जितना भी बचा हुआ पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक जिन बच्चों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, जहां चैप्टर स्टार्ट हुआ है, आप जल्दी से वो देख लें और उसके बाद यहां से आप कंटिन्यू करें, जिससे कि आपका चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।